नमस्कार, स्वागत है आपका चेतन भारत लर्निंग पर। भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था की आज की कक्षा में हम अध्ययन करेंगे भारतीय संविधान के भाग 1 में दिए गए भारत और इसके राज्य क्षेत्र अध्याय के बारे में। इस अध्याय को पढ़ने के बाद हमें समझ में आएगा, एक तो भारत का नाम संविधान में क्या दिया गया है, इसी के साथ भारत किन भूभाग पर अपना अधिकार रखता है, भारत के राज्य क्षेत्र कौन कौन से हैं, और इसी के साथ क्या भारत के पास ये शक्ति है कि जो भूभाग आज उसका हिस्सा नहीं है उनको अधिग्रहण के साथ भारत में सम्मिलित किया जा सकता है या नहीं, और अगर सम्मिलित किया जा सकता है तो शक्ति किसके पास है और इसकी प्रक्रिया क्या होगी। और साथ ही जो भूभाग भारत के अधिकार क्षेत्र में आता है, जैसे कि आज के हमारे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, तो क्या विघटन के द्वारा या फिर सम्मिलित युक्ति के द्वारा कोई नए राज्यों का उदय किया जा सकता है, और अगर किया जा सकता है तो फिर इसकी प्रक्रिया और शक्ति किसके पास है। और फिर हम ये भी देखेंगे कि भारत का जो आज राजनीतिक मानचित्र है, ये किन घटनाओं से गुजरते हुए भारत को 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश प्रदान करता है आज के वक्त में। शुरुआत करते हैं भाग 1, संविधान, संघ और उसके राज्य क्षेत्र। और भारतीय संविधान के भाग पहले में पहला ही अनुच्छेद हमें नाम बताता है भारत का। तो भारत अर्थात इंडिया। अब इन दो शब्दों को जरूर याद रखें कि जो संविधान के अंदर भारत को नाम दिया गया है, एक तो सांस्कृतिक तौर पर या ऐतिहासिक तौर पर भारत ये भी नाम होगा, और साथ ही इंग्लिश में जो कहा जाता है इंडिया, ये भी नाम भारत को दिया गया है भारतीय संविधान के अंदर। मतलब यही दो नाम प्रचलित होंगे अगर हम ऑफिशियल लेवल की बात करें। अब इसके साथ ये भी याद रखें कि मेरे जैसे नासमझ लोग जिनके मुंह से बार बार हिंदुस्तान निकलता है, तो ये हिंदुस्तान हमारा सांस्कृतिक या ऐतिहासिक महत्व का नाम हो सकता है, बट संविधान में जो नाम दिया गया है वो भारत या फिर इंडिया होगा। और इसी के साथ जो दूसरे शब्दों पर हमें ध्यान केंद्रित करना है वो है, यह भारत राज्यों का एक संघ होगा। मतलब ये एक राज्यों का समूह नहीं, बल्कि राज्यों के एक संघ के तौर पर स्थापित किया जाएगा। अब यहां पर रुक के राज्यों के संघ के बारे में समझ लेते हैं। देखिए, वैसे तो हम जानते हैं कि जो हमारे पास शासन प्रणाली है, इसमें हमने संघात्मक ढांचे का अनुसरण किया है, एकात्मक ढांचे का नहीं इंग्लैंड की तरह, वरन हमने संघात्मक ढांचे को, संघीय ढांचे को प्रतिपादित किया है, जिसमें कुछ केंद्र की शक्तियां और केंद्र की संस्थाएं होंगी, इसी के साथ कुछ शक्तियां राज्यों को और राज्यों की संस्थाओं को दे दी गई हैं। जैसे हम बात करें विधानसभा राज्य स्तर पर और संसद आपके केंद्र स्तर पर होगी। लेकिन इसी के साथ जब आप कह रहे हैं कि राज्यों का एक संघ होगा, तो कहीं ना कहीं ये एकात्मक प्रणाली की ओर इशारा करता है। लेकिन यहाँ पर हम ये स्पष्ट कर देना चाहते हैं और डॉक्टर अंबेडकर के शब्दों से स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि संघीय प्रणाली ही लागू है, और राज्यों के संघ शब्द के इस्तेमाल की क्या वजह है। तो डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा में कहा था कि हम राज्यों का समूह शब्द ना इस्तेमाल कर राज्यों के संघ का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसकी 3 प्रमुख वजह हैं। पहली बात, भारत किसी समझौते का परिणाम नहीं है। मतलब इसको अगर हम अमेरिका के सापेक्ष में समझें, तो जो आज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, जो राज्यों के एक समूह के तौर पर देश बना है, तो वहां पर ये अमेरिका, आज का देश, ये एक समझौते का परिणाम है। 4 जुलाई 1776 को जब नॉर्थ अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में उपनिवेशवाद की हार होती है और जो वहां पर कॉलोनीज थी, 13 कॉलोनी आजाद होती हैं, तो ये एक मेज पर बैठते हैं और फिर आपस में तय करते हैं एक समझौते के द्वारा कि हम मिलकर एक देश बनाएंगे। और इन कॉलोनी की संख्या बढ़ते बढ़ते आज 50 हो चुकी है। अमेरिका में 50 राज्य हैं। लेकिन यहाँ पर हम ये समझ लें कि जो आज का यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका है, ये एक समझौते का परिणाम है। लेकिन ऐसा भारत में कभी नहीं हुआ। हमारे यहाँ पर राज्य जरूर हैं, पंजाब, बिहार, उड़ीसा, बंगाल, लेकिन कभी इन राज्यों ने एक समझौते के तहत ये देश नहीं बनाया है। हम ऐतिहासिक तौर पर एक देश का नक्शा पहले ही ले चुके थे, या देश जैसी स्थिति प्राप्त हम कर चुके थे।
अब आते हैं दूसरी तरफ, और क्या वजह है? तो दूसरा ये कि विघटन का अधिकार नहीं है। किसी भी राज्य को भारत से टूटकर अलग हो जाने का अधिकार नहीं दिया गया है। और तीसरी वजह ये कि अंबेडकर साहब ने कहा कि मुझे राज्यों के नाम न सुनाई देते हैं न दिखाई। हालांकि ऐसा तो नहीं कहा था, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि हम संविधान सभा में संविधान के द्वारा भारत बनाने के लिए प्रयासरत हैं, हम राज्य बनाने के लिए प्रयासरत नहीं है। तो जो हमारा मुख्य उद्देश्य है वो है भारत निर्माण, और भारत को राज्यों में बांटा जा रहा है सिर्फ प्रशासनिक जरूरतों की वजह से, ताकि इतना बड़ा देश किसी एक जगह बैठकर तो चलाना मुश्किल हो जाएगा, तो कुछ शक्तियां राज्यों को दे दी जाएंगी ताकि जो हमारी प्रशासनिक व्यवस्था है ये सुचारू रूप से चलती रहे। तो प्रशासनिक सुविधाओं के लिए राज्यों में बांटा गया है भारत को, लेकिन संविधान का यह मंतव्य नहीं है कि आप राज्य खड़े कर रहे हैं, वरन मंतव्य है एक भारत देश बनाना है। इससे पहले हमने प्रस्तावना पढ़ी थी, तो उसमें हमने पढ़ा था हम भारत के लोग भारत देश बनाना चाहते हैं। कैसा देश? जो संप्रभुत्ववादी होगा, जो समाजवादी नियमों पे चलेगा, जो पंथ निरपेक्ष होगा, लोकतांत्रात्मक होगा और गणराज्य होगा। पर यहां पर भारत की बात की जा रही है। तो तीन चीजें याद रखेंगे, एक, भारत समझौते का परिणाम नहीं है, दूसरा, विघटन का अधिकार किसी को नहीं है, टूटकर अलग हो जाने का अधिकार किसी राज्य को नहीं दिया गया है, और तीसरा, भारत को राज्यों में बांटा जा रहा है ताकि प्रशासन सुचारू रूप से चलता रहे। अब इससे आगे आते हैं और कुछ और अहम शब्दों की तरफ ध्यान केंद्रित करते हैं। एक तो हम समझ चुके हैं राज्यों का संघ। जब हम बात कर रहे हैं राज्यों का संघ, तो इसमें हम सिर्फ राज्यों की गिनती करते हैं, केंद्र शासित प्रदेश को शामिल नहीं किया जाएगा, राज्यों का संघ जब हम इस्तेमाल कर रहे हो। लेकिन फिर दूसरा एक शब्द कोश इस्तेमाल किया गया है, शब्द समूह है, वो है भारत के राज्य क्षेत्र। तो ये जो भारत राज्यों का एक संघ है, इस भारत के राज्य क्षेत्र कौन कौन से होंगे, कौन से भूभाग पर भारत अपना अधिकार जमा सकता है, या फिर भारत के संसद के कानून चलेंगे, मंत्रिमंडल के आदेश चलेंगे, हमारा अधिकार क्षेत्र कौन सा भूभाग होगा। तो इसमें बताया गया है एक तो राज्यों के राज्य क्षेत्र, मतलब कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, ये सब राज्य भारत का ही तो हिस्सा हैं। और इसके इतर साथ ही में जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट संघ और राज्य क्षेत्र हैं, मतलब के जो केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनको पहली अनुसूची में रखा गया है, वो भी भारत का ही हिस्सा होंगे। तो इसी के साथ जब हम बात करते हैं जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, वो चंडीगढ़ हो, पुडुचेरी हो, दिल्ली हो, तो फिर ये भी भारत का ही हिस्सा होंगे और भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। और इसी के साथ ये भी कि ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं, इन सबको समाविष्ट किया जाएगा भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर। अब जब हम गा बिंदु पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, तो इसमें आता है ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए गए हैं, जिनका अधिग्रहण भारत ने किया है अपने संविधान के लागू हो जाने के बाद। तो ये जरूर याद रखें कि भारतीय संविधान का पहला भाग और पहला ही अनुच्छेद भारत को ये शक्ति प्रदान करता है कि ऐसे भूभाग जो आज भारत का हिस्सा नहीं है, उनका अधिग्रहण करके भारत में सम्मिलित किया जा सकता है। अब पहली बात तो ये कि ये चीज़ हमें पढ़ने समझने के साथ साथ हमारे परम प्रिय मित्र देश पाकिस्तान को भी समझनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कश्मीर कश्मीर वो चिल्लाते रहें और पाकिस्तान का बलूचिस्तान या पाकिस्तान का जो पंजाब वाला हिस्सा है उसको भारत सम्मिलित कर ले भारत के अंदर। तो क्या ये संभव है कि भारत पंजाब जो पाकिस्तान में है उसको पाकिस्तान से निकालकर भारत में सम्मिलित कर सकता है? जी हाँ, बिल्कुल संभव है। और भारतीय संविधान का पहला ही अनुच्छेद इसकी इजाजत देता है। आगे हम शक्ति भी देख लेंगे जो अनुच्छेद 2 में हमें प्रदत्त की गई है। अब समझते हैं तीन चीजें। भारत के राज्य क्षेत्र क्या क्या हो सकते हैं? राज्य हैं, इसी के साथ केंद्र शासित प्रदेश है, और इसी के साथ कोई भी अर्जित किया गया भूभाग है जिसको भारत ने अधिग्रहण कर लिया हो। आगे चलते हैं और शक्ति स्रोत देखते हैं। अनुच्छेद 2 नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। अब ये शक्ति दी गई है भारत की संसद को, और संसद विधि द्वारा मतलब कानून को पास करके किसी भी भूभाग को भारत के संघ में सम्मिलित कर सकती है, नए राज्यों की स्थापना
कर सकती है। जैसा एक तो उदाहरण वही जो हम पहले देख रहे थे कि अगर मान लीजिए हम कोई ऐसे भूभाग का अधिग्रहण करते हैं जो आज भारत का हिस्सा नहीं है, तो उसके लिए भारत की संसद में कानून लाना होगा। मतलब मंत्रिमंडल अपनी जो उनकी कार्यकारी शक्तियां हैं उनके द्वारा किसी भूभाग को भारत में सम्मिलित नहीं कर सकती हैं। इसको संसद में कानून के द्वारा ही स्थापित किया जा सकता है। और यह भी याद रखें कि संसद जो भी निबंध और शर्तें ठीक समझेगी उसको इस कानून में जगह देगी। मतलब जो भी शर्तें संसद को सही लगती हैं उन शर्तों पर किसी भूभाग को भारत में सम्मिलित किया जा सकता है, या फिर भारत में नए राज्यों की स्थापना भी की जा सकती है। यहां पर रुककर थोड़ा सा ये याद कर लेते हैं कि जब हम बात ये कर रहे हैं कि भारत अधिग्रहण कर सकता है या किसी हिस्से को, किसी भूभाग को जो आज उसका हिस्सा नहीं है उसको भारत में सम्मिलित कर सकता है, तो क्या भारत ने कभी ऐसा किया है? या नहीं जी, हम तो गांधीवादी और बिल्कुल इस तरह की कोई काम हमने आज तक नहीं किए हैं। तो ये जरूर याद रखें कि जो उचित हमारा अधिकार था हमने उन भूभागों का अधिग्रहण किया है। हाँ, यहाँ ये भी याद रखें कि जिन भूभागों पे भारत अपना उचित अधिकार नहीं समझता था उनको अधिग्रहण नहीं किया है। उदाहरण के तौर पर बात करें तो गोवा, पुडुचेरी और इसके अलावा सिक्किम और इसी के साथ दादर नगर हवेली, दमन दीव, ये वो भूभाग हैं जब भारत का संविधान अधिनियमित किया गया तब ये भारत का हिस्सा नहीं थे। इनको बाद में, जैसे गोवा 1961 या फिर सिक्किम तो बहुत लेट, कब 1974-75 में सम्मिलित किया गया है। इसी के साथ बात करें तो पुडुचेरी वो 1954 में सम्मिलित किया गया था। लेकिन इन सभी भूभागों पर भारत अपना उचित अधिकार मानता है और साबित भी करता है। और जहां उचित अधिकार नहीं मानता है, जैसे कभी ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था उसको आजाद कराया गया और बांग्लादेश के तौर पर स्थापित किया। अब ये तो सर्वविदित है कि भारत की फौज का बाकमाल शौर्य और उसी का परिणाम स्वरूप बांग्लादेश, लेकिन भारत की फौज ने या भारत की सरकार ने बांग्लादेश को दबा नहीं लिया, बल्कि आज़ादी के बाद उसको एक स्वतंत्र संप्रभु देश के तौर पर स्थापित करके वापस हम आ गए। हम अपना उचित अधिकार नहीं मानते थे। हम स्वतंत्रता के पथ प्रदर्शक, ध्वजवाहक और अनुयायी भी हैं। तो ऐसे किसी भूभाग पर भारत अपना कब्जा नहीं जमाता है जिस पर उसका उचित अधिकार ना हो। पर क्या अधिग्रहण कर चुके हैं? जी, कर चुके हैं और भविष्य में भी कर सकते हैं। आगे चलते हैं। अनुच्छेद 3, नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन, और ये किस तरह से संभव है। मतलब कि अगर नए राज्य बनाने हो, पुराने राज्य तोड़ देने हो या फिर किसी राज्य का नाम बदल देना हो, तो शक्ति स्रोत फिर से संसद ही है। राज्यों के पास ये अधिकार नहीं है। और संसद अगर ये काम करेगा तो विधि द्वारा करेगा, कानून पास करके ही करेगा। लोकसभा, राज्यसभा में कानून पास किए जाएंगे। अब आते हैं इस बात पर कि क्या क्या शक्ति हैं। तो याद रखें कि किसी भी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकती है संसद, किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकती है। इसी के साथ किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन भी कर सकेगी और साथ ही किसी राज्य के नाम में भी परिवर्तन संभव है। जैसे बात करें उत्तर प्रदेश की, तो कभी इसका नाम यूनाइटेड प्रोविंस हुआ करता था, उसको बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया। या फिर उत्तरांचल, जो उत्तर प्रदेश का ही कभी हिस्सा हुआ करता था, 2000 में अलग करके नया राज्य स्थापित किया गया उत्तरांचल के नाम से, लेकिन आज इसका नाम उत्तराखंड कर दिया गया है। तो ये काम भी संसद विधि द्वारा कर सकती है। लेकिन हम इसकी प्रक्रिया जांच लेते हैं कि किस प्रक्रिया के तहत ये किया जाएगा। तो थोड़ा सा एक खाली स्लाइड तलाश करते हैं और यहां पर बनाते हैं एक चार्ट। ये याद रखें कि जब हम भारत की संसद में इस तरह के कानून की बात कर रहे हैं जो किसी राज्य की सीमाओं से छेड़खानी करती हो, और जब मैं बात कर रहा हूं कि सीमाओं से छेड़खानी, इसका मतलब जैसे आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग कर दिया, तो जो आज स्थापित राज्य हैं अगर इनको सम्मिलित करके या फिर इनको तोड़कर, विघटन करके नए राज्य बनाने हों, या जैसे हम बात कर रहे थे साल 2000 में उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को अलग किया, तब नाम उत्तरांचल था, आज उत्तराखंड है। तो ये इसकी प्रक्रिया क्या है। शक्ति तो संसद के पास है ही, तो प्रक्रिया देख लेते हैं। सबसे पहले कुछ जो अहम संस्थाएं हैं वो देख लेते हैं। राष्ट्रपति साहब, इसके अलावा लोकसभा और राज्यसभा, 2 सदन हमारी संसद के, साथ ही में जो संबंधित राज्य होगा
और फिर जाहिर सी बात है मंत्रिमंडल। तो इस चार्ट के तौर पर आप याद रख लें, सबसे पहले एक कानून लाया जाएगा, साधारण कानून होगा, लेकिन ये एक ऐसा कानून है जिसको सरकार सीधे संसद भवनों में अनुमोदित नहीं कर सकती है या वहां पर पेश नहीं कर सकती है। सबसे पहले मंत्रिमंडल को ये कानून राष्ट्रपति के पास भेजना होगा अनुमति के लिए कि हमें अनुमति दे दीजिए ताकि हम इस कानून को भारत के संसद भवनों में पेश कर सकें। लेकिन जब राष्ट्रपति को यह पता चलेगा कि आर्टिकल 3 या आर्टिकल 2, अनुच्छेद 3 और अनुच्छेद 2 से संबंधित कोई बिल आ रहा है, कोई कानून आ रहा है, तो फिर सबसे पहले संबंधित राज्य के पास यह कानून भेजा जाएगा और संबंधित राज्य का मत इसके ऊपर लिया जाएगा, उनकी राय ली जाएगी। यह भी सनद रहे कि इसके लिए संविधान में कोई समय सीमा तय नहीं है, तो राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए एक समय सीमा तय कर सकते हैं। अब वो 15 दिन भी हो सकती है, 20 दिन, 15 महीने भी हो सकते हैं, 2 महीने भी हो सकते हैं। तो राष्ट्रपति समय सीमा तय करेंगे कि कितनी समय सीमा के बीच संबंधित राज्य को अपना मत वापस राष्ट्रपति को भेजना होगा। अब इस समय सीमा के दौरान संबंधित राज्य अपना मत बनाएंगे। मान लीजिए आंध्र प्रदेश का उदाहरण लेके चलते हैं, तो आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग करना था, तो उसकी जो सीमाएं हैं उसमें परिवर्तन करना था। अब राष्ट्रपति ने यह कानून भेजा, बनने से पहले बिल को भेजा संबंधित राज्य आंध्र प्रदेश के पास और एक तय समय सीमा दी कि इसमें अपना मत आप हमें वापस बताइए। अब उस तय समय सीमा में संबंधित राज्य वो बिल और साथ में अपनी राय वापस राष्ट्रपति भवन भेजेंगे। राष्ट्रपति आगे अनुमति दे देंगे और फिर ये बिल पेश किया जाएगा दोनों सदनों में। दोनों सदनों में साधारण बहुमत से जब ये बिल पास होगा तो फिर से इसको वापस भेजा जाएगा राष्ट्रपति ऑफिस में, जहां पर फाइनल असेंट के बाद, राष्ट्रपति की अंतिम मुहर के बाद इस कानून को लागू कर दिया जाएगा। जिस पल राष्ट्रपति की अंतिम मुहर इस कानून को मिलेगी, उसी पल भारत की धरती पर एक नया राज्य खड़ा हो जाएगा। तो ये एक साधारण प्रक्रिया है भारत में नए राज्यों को स्थापित करने के लिए, अगर किसी पुराने राज्य या पुराने केंद्र शासित प्रदेश की सीमाओं का नियमन करके, परिवर्तन करके नया राज्य बनाया जा रहा हो तो। अब इसमें एक चीज और देख लेते हैं कि जो संबंधित राज्य का मत लिया गया था तय समय सीमा में, तो इस मत को क्या हम बाध्यकारी मानेंगे? मतलब अगर ये हाँ कहेंगे तो हाँ और अगर ना कहेंगे तो ना। तो ये याद रखें कि संबंधित राज्य का मत बाध्यकारी नहीं है। जैसे आंध्र प्रदेश के उदाहरण में था, आंध्र प्रदेश ने मना किया कि नहीं, हमें तेलंगाना अलग नहीं करना है। इसके बावजूद हम जानते हैं भारतीय संसद ने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन कानून पास किया और तेलंगाना आज आपके सामने राज्य के तौर पर स्थापित है। तो ये बाध्यकारी नहीं है, सिर्फ लोकतंत्र में आपने इनका मत लेना है, परंतु जो निर्णय लेने की क्षमता और शक्ति है वो हमने संसद को दी हुई है। यहां पर यह जरूर याद रखें कि राज्य अपनी शक्तियों के द्वारा अपनी सीमाओं का संरक्षण नहीं कर सकते हैं, बल्कि ये शक्ति केंद्र के पास है कि वो अपनी संसद की शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए किसी भी राज्य की सीमाओं का निर्धारण कर सकती है, उसको नियमित कर सकती है, घटाकर, बढ़ाकर, बदलकर। इस प्रकार से हम भारत में नए राज्यों का निर्माण देखते हैं। भारत के अंदर राज्यों की स्थापना के लिए, निर्माण के लिए, पुनर्निर्माण के लिए शक्ति और प्रक्रिया समझ चुके हैं, तो वापस आते हैं और कुछ और गहरी बातों की तरफ चलते हैं। जैसे अब हमने 3 अनुच्छेद इसके पढ़ लिए हैं, चौथा भी समझ लेते हैं ताकि एक बार में भाग खत्म हो जाए, फिर कुछ गहरी चीजों की तरफ चलेंगे। चौथा और आखिरी अनुच्छेद इस भाग का ये कहता है कि जब अनुच्छेद 2 और 3 की शक्तियों के इस्तेमाल के बाद संविधान के अंदर जो भी परिवर्तन आएंगे और खासकर पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची में संशोधन किया जाएगा। अब पहली और चौथी अनुसूची में संशोधन क्यों होगा? तो जब भी कोई नया राज्य बनता है या पुराने राज्य का विघटन होता है तो पहली अनुसूची में क्या प्रदत्त है? पहली अनुसूची में निर्विदित किया गया है भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और साथ ही में इनका परिसीमन भी है, इनकी सीमाओं का वर्णन भी मिलता है। और चौथी अनुसूची में है भारत के सभी राज्यों के नाम और उनके समक्ष जो राज्यसभा में उनकी सीटें आरक्षित हैं, कितनी सीट किस राज्य को दी गई है,
उसका एक निर्विदेशन हमें मिलता है। अब हम इसके अंदर बात करें तो जब भी नया राज्य बनेगा तो पहली सूची में भी संशोधन करना होगा, आपको नए राज्य का नाम वहां लिखना पड़ेगा, और साथ ही चौथी अनुसूची में उस राज्य के समक्ष आपको उसकी राज्यसभा सीटों का भी नंबर लिखना होगा। अब इन दोनों अनुसूचियों में जब संशोधन होगा तो याद रखें यह अनुच्छेद 368 के मुताबिक नहीं होगा, वरन संसद में साधारण बहुमत के आधार पर ही यह संशोधन मान लिया जाएगा। तो जो स्पेशल मेजॉरिटी के द्वारा संशोधन किया जाता है 368 आर्टिकल के थ्रू, उसके तहत ना होकर बल्कि साधारण बहुमत से इस निर्णय को मान लिया जाएगा। अब हम भाग 1 के चारों अनुच्छेदों का अध्ययन कर चुके हैं। अब इसमें एक चीज ये आती है कि हमने देखा है कि भारत के पास ये शक्ति तो है कि किसी भूभाग का अधिग्रहण कर सकता है, उसको भारत में सम्मिलित कर सकता है, लेकिन इस सब में हमने कहीं पर भी ये नहीं देखा है कि भारत क्या अपने किसी भूभाग को छोड़ भी सकता है। क्या किसी भूभाग को किसी और देश के लिए या फिर एक नए देश के लिए छोड़ने का भी कोई प्रावधान है? क्या भारत के विघटन का कोई प्रावधान है? तो भारत के विघटन का यहाँ पर कोई प्रावधान नहीं है। एक विभाजन हम झेल चुके हैं और विभाजन को हमारा संविधान बिल्कुल भी किसी तरह की मान्यता प्रदान नहीं करता है। अब देखते हैं, इसको लेकर कुछ वाद विवाद हुआ। जैसे जो मजबूरी थी वो ये थी कि जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो जो सीमाएं बांटी गई, जो परिसीमन किया गया, ये बहुत सैद्धांतिक या फिर कहें साइंटिफिक बेसिस पर नहीं था। मतलब कि अंग्रेजों द्वारा कुछ कमीशन बनाए गए और उन्होंने बस कागज के ऊपर कुछ लकीरें खींच दी। तो ये जो सीमाएं थीं ये प्रैक्टिकल तौर पर सही नहीं थी। जैसे कि कुछ इलाके ऐसे थे जो चारों तरफ से घिरे तो पाकिस्तान के अंदर हैं, लेकिन कागजों में वो हिंदुस्तान के हैं, इंडिया के हैं, भारत के हैं। और ऐसे ही कुछ इलाके जो हैं तो जमीनी तौर पर भारत के अंदर, लेकिन जब कागजों में देखते हैं तो उनका परिसीमन पाकिस्तान के अंदर दिखाया जा रहा है। और खासकर ये वजह बड़ी बनी ईस्ट पाकिस्तान की तरफ, जो आज बांग्लादेश है। और मसला इतना गंभीर कि इस सीमा विवाद को सुलझाने के लिए हमने 100वां संविधान संशोधन किया साल 2015 में आके, अब जाके ये मसला काफी हद तक सुलझा है, लेकिन 1960 से ही ये विवादित है। तो जो पहला विवाद हुआ था वो एक भूभाग जिसका नाम बेरूबारी यूनियन था, उसको लेकर हुआ था। अब ईस्ट पाकिस्तान उस दौर के, उससे हमारे सीमा विवाद को सुलझाने के लिए ये लाजमी था कि भारत अपने भूभाग को विघटित करे, कुछ भूभाग पाकिस्तान को दे दे। तो अब यहाँ पर यह बात आई कि संविधान में तो ऐसा कुछ वर्णित ही नहीं है, कोई प्रावधान ही नहीं है, कोई उपबंध ही नहीं है, तो क्या भारत अपना भूभाग छोड़ सकता है? अब इस विवाद को लेकर भारत के सर्वोच्च न्यायालय में एक केस होता है, रे बेरूबारी यूनियन केस 1960। अब इसमें जो एक वाद विवाद का विषय बना वो ये कि क्यों ना ऐसा करें कि जो अनुच्छेद 3 में ये शक्ति है कि भारत किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकेगी, तो राज्य के क्षेत्र के घटाने की शक्ति से ही मान लिया जाए कि भारत संघ का क्षेत्र भी घटा सकती है। मतलब कोई क्षेत्र कम करके हम किसी और को दे दें। लेकिन इस बात को संवैधानिक पीठ ने नहीं माना और यह निर्णय लिया कि भारतीय संविधान में कोई प्रावधान नहीं है जिससे शक्ति लेते हुए कोई भी संस्था, चाहे वो राष्ट्रपति जी हो, चाहे भारतीय संसद हो, चाहे मंत्रिमंडल हो, अपना भूभाग नहीं छोड़ सकते हैं। तो एक तो ये याद रखें कि एकता और अखंडता बनी रहेगी, भारत खंडित नहीं हो सकता, कोई प्रावधान नहीं है। परंतु भूमि विवाद को सुलझाने के लिए, सीमा विवाद को सुलझाने के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय लिया कि संवैधानिक संशोधन के द्वारा आप भारत का कोई भूभाग किसी और के लिए छोड़ सकते हैं। यह जरूर याद रखें, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, भारत के संविधान के किसी अनुच्छेद में यह कोई प्रावधान नहीं है कि हम अपना कोई भूभाग छोड़ सकें। भारत विघटित नहीं हो सकता, इसकी सीमाएं कम नहीं की जा सकती हैं। परंतु सीमा विवाद को सुलझाने के लिए भारत की संसद संविधान में संशोधन के द्वारा किसी भूभाग को छोड़ सकती है। ये एक सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से हमें प्रावधान प्राप्त होता है, भारतीय संविधान से प्राप्त नहीं होता है। अब यहां पर यह याद रखें कि इस निर्णय के बाद 9वां संशोधन किया गया और उसके तहत कुछ जमीन बेरूबारी वाला इलाका दिया गया उस वक्त के
पूर्वी पाकिस्तान को। और क्योंकि मसले बहुत ज़्यादा थे, बहुत सारे ऐसी जगहें थी, क्षेत्र थे जिनको एनक्लेव कहा जाता था। जैसे हमने बात की कि कोई भूभाग पूरी तरह से चारों तरफ से घिरा हुआ तो भारत के अंदर है, लेकिन कागजों में जब देखते हैं तो पता लगता है ये बांग्लादेश का हिस्सा है। और ऐसे ही काफ़ी सारे भूभाग, बहुत सारे एनक्लेव्स थे तो बांग्लादेश की सीमा के अंदर, लेकिन कागजों में वो भारत का हिस्सा थे। अब इस विवाद को कैसे सुलझाया जाए, तो ये तय किया गया, लंबे वर्षों के वार्तालाप के बाद ये तय किया गया कि जो इलाके, जो एनक्लेव बांग्लादेश के पास हैं, जो कागजों में भारत के हैं, उन्हें बांग्लादेश ही रख लेगा, और बांग्लादेश के जो एनक्लेव्स भारत के पास हैं उनको भारत रख लेगा। लेकिन अगर कागजी तौर पे देखें तो हमें अपना कुछ भूभाग छोड़ना पड़ा। इसके लिए हमें 100वां संविधान संशोधन करना पड़ा 2015 के अंदर। तो ये जरूर याद रखें कि भारत के विघटन का कोई प्रावधान संविधान में नहीं है। हाँ, राज्यों के विघटन का प्रावधान संविधान के अंदर है। अब जब हम ये समझ चुके हैं कि भारत के अंदर राज्यों को तोड़ा जा सकता है, नए राज्य बनाए जा सकते हैं, परंतु भारत संघ को नहीं तोड़ा जा सकता है, तो हम आते हैं एक कथन की तरफ जो बहुविकल्पीय प्रश्नों में एक कथन के तौर पर और मुख्य लिखित परीक्षा में प्रश्न के माध्यम से भी पूछा जा सकता है। और कथन ये कि भारत के बारे में ये कहा जाता है कि भारत विभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ है। सो भारत विभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ है। तो अब तक की परिचर्चा को अगर आप ठीक से समझे हैं तो हम जानते हैं कि राज्यों को विभाजित किया जा सकता है, राज्यों को तोड़ा जा सकता है, नए राज्य बनाए जा सकते हैं, और इस सब प्रक्रिया में राज्यों का मत जरूर लिया जाता है, बट उनका जो मत है वो बंधनकारी नहीं है, बाध्य नहीं है। ये शक्ति हमने संसद को दी हुई है। और इसी के परिप्रेक्ष्य में अगर हम समझें तो अविभाज्य संघ है, तो संसद भी चाहकर भारत संघ को समाप्त नहीं कर सकती है। हाँ, वो बात जरूर है कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार सीमा विवाद को सुलझाने के लिए कुछ भूभाग छोड़ा जा सकता है, परंतु भारत संघ को तोड़ा नहीं जा सकता है। एकता, अखंडता बरकरार रखी जाएगी। इस प्रश्न के उत्तर को लिखने की कोशिश भी करें, मुख्य लिखित परीक्षा के तौर पर लिखने की कोशिश करें, और कथन तो हमें समझ में आ ही चुका है। अब जब हम इन सारी व्यवस्थाओं को समझ चुके हैं और संविधान के अनुच्छेदों को भी हम समझ चुके हैं, तो अब हम आते हैं भारत में राज्यों के पुनर्गठन की तरफ। और जो भारत के राज्यों का राजनीतिक मानचित्र है, या भारत का राजनीतिक मानचित्र है अंदरूनी, ये किन प्रखंडों से गुजरता हुआ आज एक मूर्त रूप ले चुका है। सो समझेंगे इस बात को कि भारत के राज्यों के पुनर्गठन का, उसकी जो प्रक्रिया थी, ये किस तरह से शुरू की गई। भारत में राज्यों का पुनर्गठन। अब जब भारत स्वतंत्रता प्राप्त करता है तो इस तरह से भूभाग का, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का वर्गीकरण हमारे पास नहीं था। और मोटे तौर पर भारत को जो भूखंड मिला वो दो तरह की प्रशासनिक इकाइयों में बटा हुआ था। एक थे ब्रिटिश राज्य और दूसरी तरफ थे रियासतें, देसी रियासतें। और इनका जो प्रशासन था ये भी अलग तरीके से चल रहा था। हमने पिछली कक्षा में इसके बारे में बात की थी। अब बात ये हुई कि भारत को आज़ादी के बाद जितने भी ब्रिटिश प्रांत थे, ब्रिटिश राज्य थे, वो तो भूभाग मिल ही गया, परंतु जो देसी रियासतें थीं उनके लिए ऑप्शंस छोड़ी गई, विकल्प छोड़े गए। और विकल्प ये थे कि देसी रियासतें अपने राजाओं की मर्जी पर या तो भारत में शामिल हो जाएं, या पाकिस्तान में शामिल हो जाएं, या वो स्वतंत्र भी रह सकती हैं। 3 विकल्प उनके पास थे। अब अगर हम बात करें भारत के भूभाग में पड़ने वाली देसी रियासतों की, तो लगभग 552 देसी रियासतें थीं जो भारत के भूभाग से घिरी हुई थीं। अब इनमें से ज़्यादातर जो रियासतें थीं उन्होंने भारत में शामिल होना मंजूर कर लिया। हम धन्यवादी हैं सरदार पटेल और मेनन साहब जैसी एक टीम का, जिन्होंने ये सुनिश्चित किया कि भारत के भूभाग में पड़ने वाली देसी रियासतें ना पाकिस्तान में शामिल हो, ना ही स्वतंत्र हैं, वरन भारतवर्ष के नवनिर्माण में शामिल हो, अपने भूभाग को भारत में शामिल करें। लेकिन इनमें से 3 ने कुछ बागी तेवर दिखाए।
और काफी विख्यात भी हैं वो तीनों। जैसे एक थी हैदराबाद, दूसरी थी इसी के साथ जूनागढ़, और तीसरा जम्मू और कश्मीर। यहां पर गौरतलब बात यह है कि शुरुआती दौर में जम्मू एंड कश्मीर इतना बड़ा सरदर्द नहीं था, क्योंकि यह पूर्णतया भारतीय भूभाग से घिरा नहीं था, वरन भारत और पाकिस्तान की उत्तरी सीमा की तरफ, अगर हम बात करें भारत की उत्तरी सीमा की तरफ, तो दोनों देशों के मध्य पड़ता था। तो इसको लेकर इतनी ज्यादा चिंता नहीं थी जितनी हैदराबाद को लेकर थी, क्योंकि हैदराबाद में जो निजामशाही चल रही थी वो बार बार धमकी देने लगे थे कि वो पाकिस्तान में शामिल हो सकते हैं, और अगर ये संभव हो पाता तो पाकिस्तान 2 जगह ना बनकर 3 जगह बनता। तो शायद कुछ यूं होता कि एक जो पाकिस्तान, जो आज का पाकिस्तान है, उसके साथ पूर्वी पाकिस्तान जो आज बांग्लादेश बन चुका है, और एक मध्य में, भारत के मध्य में भी एक पाकिस्तान बना हुआ होता, और ये भारत को कतई मंजूर नहीं था। और इतिहास गवाह है, हम जानते हैं कि हैदराबाद को भारत में शामिल किया गया, पुलिस एक्शन के बाद शामिल किया गया। यहां से निजाम जरूर पाकिस्तान चले गए, बट ये भूभाग भारत में शामिल कर लिया गया। तो जूनागढ़ में जनमत संग्रह कराया गया, और जूनागढ़ रियाया की जनता ने स्वेच्छा से भारत में शामिल होना तय कर लिया, मान लिया, और जूनागढ़ भी भारत के हिस्से आ गया। हाँ, जम्मू एंड कश्मीर की विश्वविख्यात कहानी है कि यहाँ पर डोगरा राजशाही के, डोगरा राजवंश के राजा हरि सिंह राज करते थे, और इन्होंने इच्छा व्यक्त की थी कि जम्मू एंड कश्मीर स्वतंत्र रहेगा। काफी लोगों का मानना है कि राजा हरि सिंह को यूरोप के ख्वाब आते थे कि जैसे यूरोप में छोटे छोटे देश हैं, तो यहाँ पर कश्मीर भी इस तरह के एक देश के तौर पर स्वतंत्र और संप्रभु बन पाएगा। परंतु राजा हरि सिंह भूल गए थे ये यूरोप नहीं, ये एशिया है। और जम्मू एंड कश्मीर की जो भौगोलिक परिस्थिति है, एक तरफ भारत जैसा विशालकाय देश है, दूसरी तरफ पाकिस्तान लगातार ललचाई आंखों से कश्मीर की तरफ देख रहा है, और इसी बीच एक तीसरी शक्ति भी उभर रही है, चीन, जो तिब्बत पे कब्जा करते हुए कश्मीर की तरफ भी आगे बढ़ रहा है। अब इन सभी सूरतों में 3 शक्तियों से घिरा जम्मू एंड कश्मीर बिना किसी फौज के, किसी विशालकाय फौज के किस तरह से अपने आप को स्वतंत्र रख पाता। तो अंत तो गत्वा वही हुआ, पाकिस्तान ने कश्मीर के ऊपर हमला कर दिया। और इसी बीच राजा हरि सिंह ने भारत के प्रधानमंत्री नेहरू जी से बात की। नेहरू जी ने पटेल साहब से पूछा कि क्या करना चाहिए, तो पटेल साहब ने ये कहा कि भाई इनसे पूछिए कि हम आपके हैं कौन। भाई आप एक स्वतंत्र देश जो आप बनाना चाहते हैं, उधर पाकिस्तान एक स्वतंत्र देश, तो हम 2 देशों के द्विपक्षीय मामले में क्यों दखल दें। लेकिन इसी बीच राजा हरि सिंह ने अंततः भारत में शामिल होना स्वीकार किया, पर सशर्त स्वीकार किया। उन्हीं शर्तों की देन है कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 370 को पिराया गया, जिसमें जम्मू एंड कश्मीर के लिए स्पेशल प्रोविजंस की व्यवस्था की गई। हालांकि वो अब हटा दी गई हैं, और जम्मू एंड कश्मीर का राज्य का जो स्टेटस था वो भी निरस्त कर उसको एक केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया गया है। वापस चलते हैं जम्मू एंड कश्मीर के उस वक्त के दौर में, तो याद रखें जम्मू एंड कश्मीर को भी शामिल कर लिया गया भारत के अंदर। वो अलग बात कि जब तक भारत की फौज कश्मीर में दाखिल हुई, तब तक पाकिस्तान की फौज जम्मू एंड कश्मीर में काफ़ी आगे तक आ चुकी थी, और जिस जगह पर फौज का आमना सामना हुआ वही लाइन आज कहलाती है लाइन ऑफ कंट्रोल। और फिर संयुक्त राष्ट्र के दखल से एक शांति बहाल कर दी गई, और कहा गया कि भाई इस मसले को बाद में देखेंगे। फौजें कभी वापस हटी नहीं हैं, तो कश्मीर का, और खासकर जिसको हम कहते हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, पर आज भी भारत का दावा उसके ऊपर है, क्योंकि राजा हरि सिंह ने हस्ताक्षर किए थे कागजात के ऊपर कि जम्मू एंड कश्मीर भारत में शामिल होगा। तो वो स्थिति यथास्थिति बरकरार है, परंतु बाकी का जम्मू एंड कश्मीर वो हमारे पास आ गया। मैं एक और बिंदु पर आपका ध्यान लाना चाहता हूं कि इन तीनों को आप कभी भी अधिग्रहित भूभाग ना समझें, क्योंकि भारत के संविधान के प्रतिपादित होने से पहले या अधिनियमित होने से पहले ही ये जो भूभाग है ये भारत में शामिल हो चुका था। जैसे 370 की बात करें तो भारतीय संविधान में वो पहले से ही थी, बाद में संशोधन के जरिए उसको नहीं शामिल किया गया है। ये रहती रियासतें भी भारत के पास आ गई। पर अब भारत के सामने जो एक बड़ी चुनौती थी वो ये थी कि इतनी सारी रियासतों का एकीकरण शामिल तो कर लिया है, बट एकीकरण के बाद नए राज्य किस आधार पर बनाए जाएं।
अब एक तरफ भारत में चिंतन मनन शुरू होता है कि नए राज्यों की आधारशिला क्या रखी जाए, और उसी तरफ भारत के राज्यों में एक और मुहिम शुरू होती है जहां पर लोग ये मांग रखते हैं कि भारत में नए राज्य भाषा और संस्कृति के आधार पर बनाया जाए। इसमें भाषा मुख्य मांग थी। अब इन्हीं दो बिंदुओं को हल करने के लिए सबसे पहले भारत में बनाया गया धर कमीशन। एस.के. धर साहब इसके अध्यक्ष थे, और एस.के. धर साहब के कमीशन ने यह कहा कि भारत में जो नए राज्य बनेंगे ये भाषाई आधार पर नहीं बनेंगे, बल्कि प्रशासनिक सुविधा के अनुसार बनेंगे। कि प्रशासन सुचारू रूप से कैसे चलेगा, ये 1948 में बनाया गया था। लेकिन जब दूसरी तरफ भारत के अनेकों हिस्से में भाषाई आधार पर राज्यों के मांग थी, तो फिर एक और कमीशन बनाया जाता है 1949 में, और ये था JVP कमीशन, जिसमें थे जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पत्ताबी सीतारामैया। और देखिए कि कितना शक्तिशाली ये समिति बनाई गई है कि उसमें भारत के उस वक्त के प्रधानमंत्री हैं, भारत के गृह मंत्री हैं, और वो भी कोई ऐसा वैसा गृह मंत्री नहीं, वल्लभ भाई पटेल, जिसने देश का एकीकरण कर कर आपको दिया है, उन्हीं की अध्यक्षता में सब कुछ हो रहा था। और पत्ताबी सीतारामैया भी कांग्रेस के बड़े लीडर थे। अब ये समिति भी कहती है कि भारत में राज्य भाषाई आधार पर नहीं वरन प्रशासनिक सुविधा के आधार पर बनेंगे। परंतु अगली होने वाली घटना से भारत में लोकतंत्र का महत्व जाने, और ये भी जाने कि कैसे शक्तिशाली सरकारों को भी लोगों की मांगों के आगे झुकना पड़ जाता है। जैसे हमने बात की, इसी दौर में भारत के अनेकों हिस्से में मांग चल रही थी कि भाषाई आधार पर राज्य बना जाए, तो एक महत्वपूर्ण घटना घटती है भारत की दक्षिण राज्यों में, मद्रास के अंदर, जहां पर एक जनाब हुए पोटी श्रीरामुलु। और पोटी श्रीरामुलु जी वैसे तो कांग्रेस के ही नेता थे, परंतु यह इस मांग पर कि मद्रास से एक तेलुगु भाषा आधार पर आंध्र प्रदेश एक नया राज्य बनाया जाए। और मद्रास की जब हम बात कर रहे हैं तो ये शहर नहीं, ये चेन्नई नहीं, ये जो आज का तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश तेलंगाना सारा हिस्सा है, ये उस हिस्से की बात हो रही है। और पोटी श्रीरामुलु जी 56 दिन की भूख हड़ताल पर बैठे। 56 दिन हमें इसलिए कहने पड़ रहे हैं क्योंकि 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद पोटी श्रीरामुलु जी का निधन हो गया। और जैसे ही इनका निधन होता है तो जो ये सारा संघर्ष चल रहा था भाषाई आधार पर राज्य बनाने की मांग को लेकर, ये हिंसा में बदल गया, और इसके बाद सरकारों को झुकना पड़ा। और आप देखें कि अक्टूबर 1956 में भारत में पहला राज्य बन रहा है आंध्र प्रदेश, और वो प्रशासनिक सुविधा के आधार पर न बनकर बल्कि भाषाई आधार पर बढ़ रहा है। मद्रास से एक तेलुगु भाषी राज्य को, जिसका नाम आंध्र प्रदेश रखा गया, उसको काटकर नए राज्य के तौर पर स्थापित कर दिया गया। परंतु यही वो बड़ी चुनौती थी कि इसके बाद भारत के तमाम हिस्सों में ये मांग और जोर पकड़ेगी, ये संघर्ष और आक्रामक हो जाएंगे कि हमें भाषाई आधार पर राज्य चाहिए। इसी मसले के हल के लिए 1955 में एक और महत्वपूर्ण कमेटी बनाई गई, और ये कमेटी अंततः इस मसले का हल कर देगी। और कमेटी थी फजल अली। फजल अली जनाब की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई, और इसके अन्य जो सदस्य थे वो थे के.एम. पानीकर और H.N. कुंजरू साहब। और इन्होंने भाषाई आधार पर राज्यों की मांग को कुछ हद तक स्वीकार किया, परंतु यह नहीं था कि एक भाषा और एक राज्य होगा, वरन भाषा और संस्कृति के साथ साथ कुछ और भी बिंदु दिए गए जिनका ध्यान रखते हुए भारत में नए राज्यों का निर्माण किया जाएगा। तो अन्य तर्क क्या हैं भारत में राज्यों के पुनर्गठन के लिए? तो याद रखें, भाषाई और संस्कृति की एक रूपता तो होनी ही चाहिए, इस तर्क का ध्यान रखा जाएगा कोई भी नया राज्य बनाने के लिए, फजल अली समिति की रिपोर्ट कहती है। परंतु साथ ही भारत की एकता और सुरक्षा का संवर्धन और संरक्षण का भी ध्यान रखना होगा। इसी के साथ भारत में वित्तीय, आर्थिक और प्रशासनिक तर्कों का भी ध्यान रखा जाएगा कोई भी नया राज्य बनाने के लिए। मसलन अगर कोई भी नया राज्य बना रहे हैं तो वो अपने आप को वित्तीय तौर पर स्थिरता दे पाएगा या फिर केंद्र पर ही आश्रित रहेगा अपनी आर्थिक जरूरतों के लिए।
क्या वहां पर प्राथमिक या द्वितीय श्रेणी या तृतीय श्रेणी की जो अनेकों अनेक आर्थिक गतिविधियां हो रही हैं ये सुचारू रूप से चल पाएंगी या नहीं? इसी के साथ जो अन्य तर्क हैं उनमें से एक महत्वपूर्ण ये कि ना सिर्फ राज्य के अंदर बल्कि संपूर्ण देश में लोगों के उद्धार को भी क्या नए राज्य एक रूपता से पूर पाएंगे या नहीं। तो इन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए भारत में राज्यों के पुनर्गठन की रास्ते को या मार्ग को प्रशस्त कर दिया गया। अब हम आते हैं कि फजल अली कमेटी की रिपोर्ट आ गई, लोग भी शांत हो गए कि चलिए भाषाई आधार को तो मान ही लिया गया है, और जो भारत सरकार थी उसने अपने प्रशासनिक तर्कों को भी इसके अंदर शामिल कर लिया। कुल जमा बात ये कि आज भी भारत में जब हम नए राज्यों की परिकल्पना करते हैं कि नए राज्य कैसे बनाए जाएं, तो फिर इन 4 तर्कों को प्रमुखता दी जाती है। अब फजल अली समिति की रिपोर्ट पर, यह फजल अली समिति बनी थी 1955 में, अब 1956 में इसी समिति की रिपोर्ट पर भारतीय संसद ने पास किया पुनर्गठन अधिनियम 1956, और इस पुनर्गठन अधिनियम के साथ राज्यों के पुनर्गठन का मार्ग प्रशस्त कर दिया गया। इसी के साथ 1 नवंबर 1956 को पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा भारत में 14 राज्य और साथ में 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। और ये भी याद रखा जाए कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का जो वर्गीकरण है ये हमें 7वें संवैधानिक संशोधन 1956 से ही प्राप्त होता है, और इससे पहले चली आ रही भूखंड की वर्गीकरण की व्यवस्था, जिसको खंड क, ख, ग में बांटा गया था। भारत के जो भूभाग थे इनको कुछ राज्यों को खंड क में, कुछ ख में, कुछ ग में और कुछ घ में रखा गया था। यह वर्गीकरण समाप्त किया गया और द्विपक्षीय वर्गीकरण भारत में लागू किया गया भूखंड के लिए। वो है या तो राज्य होंगे या फिर केंद्र शासित प्रदेश होंगे। और इसी के साथ 1 नवंबर 1956 को भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, जो कालांतर में बढ़ते बढ़ते आज हम 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के साथ भारत खड़ा है। मैं फिर से दोहराना चाहता हूं, इस वक्त भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब आपकी जिम्मेवारी यह है कि नोट्स के अंदर क्रमवार आपको 1956 के बाद जैसे जैसे नए राज्य बने हैं, कुछ केंद्र शासित प्रदेश भी बने हैं जिनको बाद में राज्य स्थापित कर दिया गया है, तो उनका एक क्रम आपको याद कर लेना है। आपको लाजमी नहीं है, अनिवार्य नहीं है कि हर राज्य का आप साल या तारीख भी याद रखें, परंतु आपको एक क्रमवार तरीका पता होना चाहिए, ताकि अगर बहुविकल्पीय प्रश्नों में कोई आरोही या अवरोही क्रम में राज्यों का स्थापना दिवस आपसे पूछा जाए तो फिर हम उस बहुविकल्पीय प्रश्न को आसानी से सुलझा सके। और खासकर अगर आप राज्य परीक्षाएं दे रहे हैं तो आपके राज्य में अगर कोई विघटन हुआ है तो उसका भी पता होना चाहिए। जैसे मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो फिर साल 2000 में उत्तर प्रदेश से उत्तरांचल राज्य अलग कर दिया गया था और उत्तरांचल का नाम आज उत्तराखंड है। परंतु यह भी सनद रहे कि विशेषज्ञ मानते हैं कि आज भी भारत का पुनर्गठन पूर्ण रूपेण प्राप्त नहीं किया जा सका है और बहुत सारे राज्यों में नए राज्यों की मांग अभी तक बरकरार है और उनमें से कुछ मांगे जायज तो कुछ को नाजायज भी माना जाता है। और अगर हमें परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया कि कौन से राज्य की मांग सही या गलत है, तो हम समझ चुके हैं कि फजल अली समिति की सिफारिशों पर इनके जो 4 मुख्य बिंदु हैं उस तराजू में तोलकर हम यह पता लगा सकते हैं कि कौन सी मांग सही या कौन सी मांग सही के निकट नहीं पहुंचती है। अब आज की कक्षा का सारा निचोड़ अगर हम देखें तो हमें क्या क्या मोटी बातें याद रखनी है। एक, भारत का भाग पहला और उसमें भारत के बारे में बताया गया है। सबसे पहले अनुच्छेद 1 में भारत का नाम जो भारत या इंडिया होगा और साथ ही भारत राज्यों का एक संघ है, समूह नहीं है। और इसके साथ जो राज्यों के अधिकार क्षेत्र होंगे, जो भारत के अधिकार क्षेत्र हैं, राज्य क्षेत्र हैं, उसमें भारत के राज्य, भारत के केंद्र शासित प्रदेश और कोई अधिग्रहित जो भूभाग है वो भी हो सकता है। इसके अलावा हम जानते हैं कि भारत में भारतीय संघ में नए राज्यों को शामिल करने का अधिकार, और ये एक अधिकार है जो संसद के पास है और संसद कानून के द्वारा ये करेगी। इसी के साथ हम जानते हैं कि भारत में नए राज्यों की स्थापना की शक्ति भी
एकाधिकार के रास्ते भारतीय संसद को दी गई है और इसमें राज्यों के मतों को बाध्य नहीं किया गया है। तो भारत में नए राज्य बनाए जा सकते हैं, परंतु भारतीय संघ को समाप्त नहीं किया जा सकता है। भारत अपना भूभाग नहीं छोड़ सकता है। जो हमने बात की थी कि भारत विभाज्य राज्यों का एक अविभाज्य संघ है। और इसके बाद बात ये कि अगर कोई भी नया राज्य बनता है तो अनुच्छेद 368 के द्वारा संशोधन नहीं किया जाएगा, सामान्य बहुमत से यह संशोधन समझ लिया जाएगा, पास कर दिया जाएगा भारतीय संसद के अंदर। और फिर बात की थी पुनर्गठन की, तो हमने बात धर कमीशन की, उसके बाद जेवीपी समिति और फिर फजल अली समिति की सिफारिशों पर भारत में राज्यों का पुनर्गठन किया गया है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा के अंदर। धन्यवाद।